नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। आज से कोई 48 साल पहले यानी कि 1976 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सपना देखती हैं, सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके कैबिनेट द्वारा एक प्लान भी तैयार कर लिया जाता है और 1980 की शुरुआत में 60 करोड़ रुपए की लागत से मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स यानी कि SCL की स्थापना कर दी जाती है। सेमीकंडक्टर के ग्लोबल मार्केट को फतह करने की और अक्सर भारत की इस फैसिलिटी में 1984 में प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि भारत का यह सपना पूरा हो पाता, 7 फरवरी 1989 की रात SCL नामक इस फैसिलिटी में अचानक एक अत्यंत भीषण आग लग जाती है। रहस्यमय परिस्थिति में लगी एक आग जो मात्र कुछ ही घंटों के भीतर इस विशालकाय फैसिलिटी और इसमें रखे एक एक उपकरण को जलाकर खाक कर देती है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का भारत का सपना भी इस आग में जलकर स्वाहा हो जाता है। उस समय SCL में काम करने वाले कुछ लोगों को आज भी पूरा विश्वास है कि उस आग के पीछे कुछ बहुत बड़ी ताकतों का हाथ था, कुछ ऐसी ताकतें जो ये कतई नहीं चाहती थी कि भारत अपने सेमीकंडक्टर खुद बनाए, ताकतें जो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हमेशा वेस्ट के ऊपर निर्भर रहे। कहने का मतलब यह कि आज अडानी के साथ जो हो रहा है वो कोई नई चीज नहीं है। हर वो भारतीय व्यक्ति जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हुआ, उसे नीचे गिराने के प्रयास हमेशा से ही किए जाते रहे हैं। CIA द्वारा पहले ऐसा भारत के सरकारी संस्थानों के साथ किया जाता था और आज प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा रहा है। आज से 30 साल पहले नाम्बी नारायण जैसे भारत के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जाता था और आज अडानी जैसे व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। 1994 में जो CIA भारत की धरती पर खुलेआम ऑपरेट कर सकती थी, आज 2024 में वो CIA चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अडानी को नुकसान होने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था का नुकसान, और अपने ही देश के नुकसान से राहुल गांधी फायदा उठाने का प्रयास आखिर कैसे कर सकते हैं। साल 2009-2010 में जब अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हुई तो इस क्रैश का डोमिनो इफेक्ट बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने लगता है और गल्फ के वो देश जो हमेशा से ही अपने पेट्रो डॉलर्स वेस्ट में निवेश करते आ रहे थे, वैसा करने में थोड़ा संकोच करने लगते हैं। और इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 2011 में CIA द्वारा लीबिया और सीरिया में कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए जाते हैं। ऑपरेशंस जिनका उद्देश्य था कुछ भी करके इन देशों के लीडर्स का तख्ता पलट करना, to overthrow their governments by any means possible. So, that is the land of unconfirmed votes. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. लीबिया और सीरिया में आई इस तब्दीली के साथ एक के बाद एक अरब देशों में विद्रोह की एक प्रचंड लहर उठ खड़ी होती है। प्रशासन विरोधी एक लहर जिसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। डेमोक्रेसी के मुखौटे में CIA द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में लगभग 61,000 लोग मारे जाते हैं और इस रीजन के 8 देशों में ऐसी सरकारें विराजमान हो जाती हैं जिनकी पॉलिसीज पूरी तरह प्रो अमेरिकन थीं। अरब दुनिया के पेट्रो डॉलर्स एक बार फिर से वेस्ट में निवेश होने लगते हैं। क्या कहा? ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा आज भारत मोदी और अडानी के साथ हो रहा है। नहीं, ये वैसा लग नहीं रहा, ये ठीक वैसा ही है। आज भी अमेरिका द्वारा डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे उन्हीं घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिनका प्रयोग कभी ओबामा द्वारा अरब स्प्रिंग के दौरान किया जा रहा था। आज अरब स्प्रिंग की तर्ज पर भारत की अर्थव्यवस्था में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे राहुल गांधी जैसे नेता इस आग के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि हमारे देश को बाहरी दुश्मनों की कोई आवश्यकता है? साल 2019 में रिलायंस और सऊदी अरामको द्वारा $15 बिलियन की डील का एक नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जाता है
इस डील के तहत रिलायंस अपने ऑयल टू केमिकल यानी कि O2C बिजनेस का 20% स्टेक सऊदी अरामको को बेचने वाला था। इस डील के बाद भारत के एनर्जी सेक्टर के ऊपर पूरी तरह यूएस सऊदी ऑयल कार्टेल का कब्जा हो जाता। लेकिन मोदी सरकार द्वारा अपने टैक्स नियमों में किए गए एक छोटे से बदलाव के चलते 2 साल बाद दोनों ही कंपनियों को यह डील रद्द करनी पड़ जाती है। एक डील जो भारत को अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए पूरी तरह यूएस सऊदी का मोहताज बनाने वाली थी, उसे कलम के केवल एक बार से कैंसिल कर दिया गया था। मोदी की इतनी हिम्मत। यही वो समय था जब अपनी तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत रशिया की ओर देखना शुरू कर चुका था। आज से 5 साल पहले तक भारत के ऑयल इंपोर्ट्स का केवल 2% हिस्सा रशिया से आता था, लेकिन आज 2024 में शेयर 40% पर पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा दी जाने वाली धमकियों और सैंक्शंस के बावजूद भी भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ है और इस दोस्ती से अमेरिका बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और उसका यह डर निराधार नहीं है। भारत और रशिया द्वारा ट्रेड के लिए तैयार किया गया चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर अब ऑपरेशनल हो चुका है। 10,300 किलोमीटर लंबा एक समुद्री रास्ता जिसके जरिए ऑयल, मेटल और टेक्सटाइल से लदे जहाज अडानी के पोर्ट्स पर अब केवल 16 दिनों में पहुंच रहे हैं। अडानी पोर्ट्स लिमिटेड द्वारा इस कॉरिडोर में $1.2 बिलियन का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है और इसीलिए इस कॉरिडोर को सैबोटेज करने का सबसे आसान तरीका है अडानी के बिजनेस को सैबोटेज करना। COP21 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2070 तक भारत को कार्बन एमिशन मुक्त देश बनाने की घोषणा कर चुके हैं। वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा खपत में से ऑयल और गैस की हिस्सेदारी लगभग 80% है। पीएम मोदी के इस ग्रीन इनिशिएटिव के तहत 2030 तक इस हिस्सेदारी को 50% पर लाए जाने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि 2030 तक भारत द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा में से 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। पीएम मोदी के इस ग्रीन विजन को वास्तविकता बनाने के लिए अडानी ग्रीन द्वारा भारत में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। यदि अडानी और भारत निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स पूरा कर लेते हैं तो भारत को हर साल अरबों डॉलर्स की बचत हुआ करेगी। अभी जो पैसा भारत ऑयल और गैस खरीदने पर खर्च करता है, कल उसी पैसे को देश के विकास पर खर्च किया जाएगा, देश से गरीबी खत्म करने पर लगाया जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर कल को अपनी ऊर्जा खुद पैदा करने लगे, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? CIA की मदद से फल फूल रहा यूएस सऊदी ऑयल कार्टेल ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। यूएस कोर्ट द्वारा अडानी के ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद फ्रांस के पेट्रोलियम दिग्गज टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रीन के इन प्रोजेक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड पर डाल दिया है। कहने का मतलब यह कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को वेस्ट द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी जैसा भारत का ही एक नेता खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। अब आप ही बताइए कि भारत को विदेशी दुश्मनों की आखिर क्या आवश्यकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सऊदी अरब जो साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय निवेश करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना, उस सऊदी अरब ने 2023-24 में भारत के अंदर अपनी एक फूटी कौड़ी निवेश नहीं की। लेकिन यही सऊदी अरब इस दौरान राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा। 2024 में हमारे 54 वर्षीय युवा नेता वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे और उनको जिताने के लिए सऊदी और दूसरे अरब देशों से 30,000 से ज्यादा मलयाली एनआरआईज को विशेष चार्टेड फ्लाइट्स में भर भर के केरला भेजा गया। चार्टेड फ्लाइट्स जिनका प्रबंध इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ओवरसीज विंग KMCC द्वारा किया गया था। लेकिन इन फ्लाइट्स के लिए पैसा आखिर कहां से आया, इस बारे में ना ही आज तक किसी ने राहुल गांधी जी से कुछ पूछा है और ना ही उन्होंने कुछ बताने का कष्ट किया है। क्या आपने कभी पीटर हास का नाम सुना है? ये महाशय एक यूएस डिप्लोमेट हैं जो मार्च 2022 में CIA से ब्रीफिंग लेने के बाद बांग्लादेश में यूएस के एम्बेसडर बनते हैं और 11 महीने बाद बांग्लादेश में सरकार विरोधी दंगे शुरू हो जाते हैं। 1 साल बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ जाता है। बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रदर्शनकारियों द्वारा अत्यंत निर्ममता के साथ मारा जाता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटता। इन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपने मुंह बंद रखने वालों में एक नाम राहुल गांधी और उनकी ग्रैंड ओल्ड पार्टी का भी है। शेख हसीना के जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की कमान एक ऐसे नोबेल लॉरिएट को सौंप दी जाती है जिसे 2009 में अमेरिका द्वारा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। 8 अगस्त 2024 के दिन अमेरिकी कठपुतली मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का 5वां चीफ एडवाइजर बनाया जाता है और इसके ठीक 1 महीने बाद पीटर हास रिटायरमेंट ले एक्सेलरेट एनर्जी नामक एक कंपनी के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन जाते हैं, एक अमेरिकन कंपनी जिसके द्वारा पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश में घुसने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अडानी के होते
सफलता नहीं मिल पा रही थी। 15 अक्टूबर 2024 के दिन एक्सेलरेट के सीईओ स्टीवन कॉब्स और मोहम्मद यूनुस के बीच उनके ढाका स्थित गेस्ट हाउस पर एक मीटिंग होती है। एक मीटिंग जिसके तुरंत बाद कोबोस ये घोषणा करते हैं कि उनकी कंपनी द्वारा बांग्लादेश के ऑयल एंड गैस सेक्टर में अरबों डॉलर्स का निवेश किया जाएगा। बांग्लादेश का खूब विकास किया जाएगा। कहने का मतलब यह कि बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बनते ही मोहम्मद यूनुस अडानी को बाहर निकाल उसके अमेरिकन प्रतियोगी को अपना बिजनेस थमा देते हैं। और CIA के षड्यंत्र की सफलता पर हमारे ऑपोजिशन के नेता फूले नहीं समा रहे। अब आप ही बताइए कि भारत को विदेशी दुश्मनों की आखिर क्या आवश्यकता है। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाला OCCRP नामक रिपोर्टर्स का एक ग्लोबल संगठन आए दिन अडानी ग्रुप को टारगेट करता है। इस संगठन के बैनर में काम करने वाले फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन जैसे विदेशी पब्लिकेशंस तो अडानी और मोदी के ऊपर छींटाकाशी करते ही रहते हैं, लेकिन साथ ही न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट और द वायर जैसी भारतीय वेबसाइट्स भी सोरोस के इशारों पर नाचने में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। भारतीय व्यूअरशिप पर पलने वाली ये वेबसाइट्स भारत के ही एक प्रतिष्ठित बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट को बढ़ चढ़कर नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं। ये US गवर्नमेंट जिसके निराधार आरोपों की आंच पर आज राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने का एक अत्यंत भद्दा प्रयास कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 2021 में इसी US गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों के ऊपर भी अडानी के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। उस समय इन सभी राज्यों में गैर BJP सरकारें थीं और छत्तीसगढ़ में तो हमारे राहुल बाबा की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही राज कर रही थी। तो क्या राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि 2021 में कांग्रेस ने अडानी को बिजनेस देने के लिए अमेरिकन कंपनीज से रिश्वत ली थी? जब इस देश का एक दिग्गज व्यापारी अपने ही देश के कितने बड़े ऑपोजिशन लीडर को अपने ऊपर इस प्रकार के भद्दे भद्दे आरोप लगाते देखता होगा तो उसके दिल पे भला क्या बीतती होगी? क्या उसका दिल खून के आंसू नहीं रोता होगा? राहुल गांधी जी आप पूरे 5 सालों तक रफाल रफाल चिल्लाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं उखाड़ पाए। ऐसे ही अगर आप अगले 50 सालों तक भी अडानी अडानी चिल्लाते रहेंगे तो भी एक के बाद एक चुनाव हारने के अलावा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे।